बच्चों अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था मेरे ख्याल से। ये वाला पॉइंट अपने को क्लियर करना था, है ना। अपन स्टेप्स देख रहे थे कि सेक्शन 232 के अंदर कौन कौन से हम सेक्शन जो हमारी स्कीम है उसको कैसे क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट के अंदर ये बोलता है कि अगर कोई भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं या फिर स्कीम के अगेंस्ट जाकर कोई भी वोट करता है, तो अगर ट्राइब्यूनल को लगता है फिर उसके लिए क्या करा जाएगा, उसके लिए वैसा ऑर्डर निकाला जाएगा, प्रोविजंस बनाए जाएंगे कि उसको प्रॉपर पेमेंट किया जा सके। ओके। सिक्स वाले पॉइंट पर आते बेटा। अगर हमारी जो शेयर कैपिटल है ट्रांसफरर कंपनी की, वो कौन होल्ड करता है, नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर। ठीक है। तो उसको ट्रांसफरी कंपनी के भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वैसे ही होंगे जैसे कि ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर के अंदर लिख कर देता है। ठीक है। वापस से पॉइंट रिपीट करता हूं तुम लोगों के लिए। इसके अंदर सिर्फ इतना सा बोलता है कि अगर शेयर कैपिटल किसने होल्ड कर रखी है, एक नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर ने, है ना, अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो फिर उस केस के अंदर उसको ट्रांसफरी कंपनी के जो शेयर्स मिलेंगे वो वैसे ही मिलेंगे जैसे कि ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। चलेगा। सेवेंथ पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉइज। डेफिनेटली जो भी ट्रांसफरर कंपनी है, कौन सी कंपनी पता है ना आपको, ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी जो कि खत्म हो रही है, ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी जिसके अंदर वो मर्ज हो रही है ना। सो ट्रांसफरर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे के सारे किसके अंदर चले जाएंगे बेटा, ट्रांसफरी कंपनी के अंदर चले जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर। सिक्स एक बार और, ठीक है। सिक्स वाला पॉइंट ही बता रहा है आयुषी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स होल्ड करता है अंडर द एफडीआई, तो उसको ट्रांसफरी कंपनी के जो शेयर्स अलॉट होंगे वो अलॉट होंगे एज पर द ऑर्डर मेड बाय द ट्राइब्यूनल। चलेगा। सर इस टॉपिक क्या कह रहे हैं आप आयुषी? ट्रांसफरी कंपनी के शेयर्स अब अलॉट होंगे उसको। ट्रांसफरर कंपनी के शेयर्स थे उसके पास, वो तो अब चले गए क्योंकि कंपनी खत्म हो गई। तो अब ट्रांसफरी कंपनी उसको अपने शेयर्स अलॉट करेगी, लेकिन क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर है तो इस केस के अंदर उसको क्या मिलेंगे, नए शेयर मिलेंगे ट्रांसफरी कंपनी से अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। चलेगा। ओके। 232 का, एक मिनट, एक बच्चा कुछ बोल रहा है। सर इस टॉपिक का ए समझा दीजिए। 232 का ए पॉइंट स्टार्ट वाला। एक मिनट, बिल्कुल स्टार्ट में जाना पड़ेगा अपने को। एक मिनट रुको बच्चों। ये देखिए, ये है सेक्शन 232 का ए पॉइंट। इसके पास क्या है, वही जो हमने 231 में पढ़ा है कि हमारी ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो मीटिंग के लिए बुला सकती है जब भी कोई एप्लीकेशन करता है ना रिगार्डिंग द मर्जर एंड अमालगमेशन, और ट्राइब्यूनल को लगता है कि क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हो सकता है ना, जिसके अंदर क्या है, मर्जर एंड अमालगमेशन इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 232 के अंदर वो क्या बुलाएगा, मीटिंग बुलवाएगा। ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी जो है वो किसकी चली जाएगी, वो अब ट्रांसफरर कंपनी की जो है वो ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और जैसे ही एप्लीकेशन की गई है एक मीटिंग भी बुलवा सकते हैं ताकि वो क्या कर सकें, अप्रूव कर सकें स्कीम को। ठीक है। ये बेटा सेकंड पॉइंट आपका। आई होप क्लियर हो गए हैं अपन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं अपन, पॉइंट 8 पर। व्हेन द ट्रांसफरर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी कैसी है, अनलिस्टेड कंपनी है। यानी कि हमारी जो खत्म हो रही है कंपनी वो तो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन जो अभी भी जिंदा रहेगी आफ्टर द मर्जर एंड अमालगमेशन वो हमारी अनलिस्टेड कंपनी है। तो ये बोलता है कि ट्रांसफरी कंपनी तो अनलिस्टेड ही रहेगी जब तक वो अपने शेयर्स लिस्टेड ना करवा ले। ठीक है। अगर शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी डिसाइड करते हैं कि ऑप्ट आउट करने के लिए, ऑप्ट आउट मतलब छोड़कर जाने के लिए, तो फिर उनको पेमेंट किया जाएगा प्री डिटरमाइंड प्राइस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, जो भी आप उनको पेमेंट देंगे या वैल्यूएशन जो भी आप करेंगे वो सेबी के द्वारा किए गए वैल्यूएशन से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको जो भी पैसा आप दे रहे हैं वो उससे कम तो नहीं होना चाहिए सेबी के उससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9th पॉइंट, वेयर द ट्रांसफरर कंपनी इज डिसॉल्व्ड। ठीक है, और फी उसने कुछ पे कर रखी है तो ट्रांसफरी कंपनी के बिहाफ पर वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ हो जाएगी। सपोज समझो ट्रांसफरर कंपनी जो है वो क्या कर रही है, उसने मरते मरते कुछ पेमेंट कर गई। ठीक है, अब ट्रांसफरी कंपनी को भी कुछ पेमेंट करना है, तो ट्रांसफरर कंपनी जो पेमेंट किया था उस पेमेंट को वो क्या कर लेगी, सेट ऑफ कर लेगी हमारी ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, सब्सिक्वेंट टू अमेलगमेशन। किसके रिगार्डिंग, ये अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल जो बढ़ती है ना, क्योंकि हमारी ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी में चली गई तो कैपिटल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी है ना, तो उसके लिए कुछ क्या करना पड़ता है, इनको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग सेट ऑफ हो जाता है। चलेगा। और इन सब के अलावा भी ट्राइब्यूनल क्या है, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंटल एंड सप्लीमेंटल मैटर्स पर क्या दे सकता है, आपको प्रोविजंस दे सकता है। ठीक है, डी पॉइंट, ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट लगेगा इसके साथ ही, स्कीम के साथ, कि आप जो स्कीम कर रहे हो वो सेक्शन, हाँ बताता हूं 9th पॉइंट भी बताता हूं, आपको एक वो देना पड़ेगा ऑडिटर को सर्टिफिकेट कि आप जो भी स्कीम ये कर रहे हो ये कैसे कर रहे हो, सेक्शन 133 के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए कर रहे हो। ओके, चलिए 9th पॉइंट के अंदर ये है बेटा कि हमारी ट्रांसफरर कंपनी अगर कुछ फीस पे करके मरती है, ठीक है, और ट्रांसफरी कंपनी को भी कुछ फीस पे करनी है, तो हमारी ट्रांसफरर कंपनी ने जो फीस पे करी है ना उसका क्या कर लेगी, वो एडजस्टमेंट कर लेगी। ठीक है, ये पॉइंट कहता है आपका 9th पॉइंट। आई होप इट्स क्लियर। ई पॉइंट, ठीक है, ई पॉइंट बोलता है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज। सिंपल सी बात है बच्चों, जब ट्रांसफरर कंपनी खत्म हो रही है तो डेफिनेटली उसके सारी की सारी प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज वो बाय एन ऑर्डर वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी, अब ट्रांसफर हो जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी की। ठीक है, जैसे ही ट्रांसफरर कंपनी खत्म हुई उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी लाइबिलिटी यानी कि सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी के यहां पे चली जाएंगी। ठीक है, और जितनी भी लाइबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी की है वो सारी की सारी लाइबिलिटीज किसकी हो जाएंगी, ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी सारी की सारी चीजें उधर चल जाती हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर, यानी कि हमारे ट्राइब्यूनल ने जो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर आपको दिया उसको आपको फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर अंदर। सिंपल सी बात है। ठीक है, रजिस्ट्रार को ही बता दो आप। इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम, ये बोलता है कि आपकी स्कीम के अंदर आप ना अपॉइंटेड डेट ना डेफिनेटली करो। ई पॉइंट में फ्रीड फ्रॉम कोई बच्ची कुछ कहना चाह रही है। ई पॉइंट में फ्रीड फ्रॉम चार्जेस मींस लास्ट में क्या है ई पॉइंट में, ई पॉइंट के अंदर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस विच बाय द वर्च्यू ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सीजेस टू हैव एनी इफेक्ट, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रांसफरर कंपनी की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो फ्री फ्रॉम द चार्जेस रहेगी, यानी कि अगर उस ट्रांसफरर कंपनी की प्रॉपर्टी पर अगर कुछ चार्ज था तो वो जब ट्रांसफर होएगी तो फिर उस पर वो चार्ज नहीं रहेगा, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है, फ्री फ्रॉम द चार्जेस, चार्ज मतलब जो लोन पर क्रिएट करते हैं ना सिक्योरिटी वगैरह, वो चलेगा। ठीक है, मैं जी पॉइंट बता रहा था आप लोगों को। इफ ऑर्डर सो डायरेक्ट, इफ ऑर्डर सो डायरेक्ट कहां पे बेटा ये, इफ ऑर्डर सो डायरेक्ट का मतलब आप समझना, आप पूछना चाह रहे हो क्या, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर ऑर्डर जो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है वो ऐसा कुछ कहता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इफ द ऑर्डर सो डायरेक्ट्स, मिल गया मुझे भी। ठीक है, सो ऑर्डर में अगर लिखा है तो डेफिनेटली होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलेगा। नेक्स्ट अपन आ रहे हैं इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम। इसके अंदर ये बात करता है बच्चों
कि आपकी स्कीम के अंदर ना अपॉइंटेड डेट लिखी हुई होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे सर अपॉइंटेड डेट क्या होती है? सो अपॉइंटेड डेट इज द डेट जहां से आपकी स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। अब वो कौन सी डेट हो सकती है? जब बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने उस स्कीम को अप्रूव किया होगा, या फिर जब आपने साइन किया होगा, कोई सी भी डेट हो, ठीक है। उस डेट से वो क्या मान लिया जाएगा? अपॉइंटेड डेट मान लिया जाएगा। और जब वो इफेक्टिव होएगी तो उसके अपॉइंटेड डेट के बाद वो इफेक्टिव नहीं होएगी, ठीक है। अपॉइंटेड डेट पर ही वो इफेक्टिव होएगी, चलेगा। एक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है अपने को सर्टिफाई सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए से सर्टिफाई करवा के कि आपका जो स्कीम चल रही है वो एज पर द सेक्शंस, मतलब एज पर द कंप्लायंस आप कर रहे हो। क्योंकि आपकी स्कीम को कंप्लाई करने में तो काफी साल लग सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज देखो, अगर हमारी वोडाफोन और आइडिया अगर मर्ज होते हैं तो आपको क्या लगता है उसकी स्कीम को फॉलो अप करने में कितना टाइम लग जाएगा? काफी टाइम। तो हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ, हम स्कीम जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल कर रहे हैं, ठीक है। एक सर्टिफाइड करवा लो। चलिए, पनिशमेंट दे रखा है कि सेक्शन 232 के अंदर आप कोई भी अगर गलत काम करते हो, नहीं मानते हो, तो उस केस के अंदर क्या होगा? 1 लाख रुपए से कम की पेनल्टी नहीं होगी, जो कि 25 लाख पड़ जाती है, ठीक है। एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी कि किसी पर्सन जो गलती करता है, चाहे वो ट्रांसफरर का हो चाहे ट्रांसफरी का हो, उसको पनिशमेंट लगेगा इम्प्रिजनमेंट का, जो कि जा सकता है 1 ईयर का, और फाइन लगेगा जो कम नहीं होगा 1 लाख रुपीज, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख रुपए और विद बोथ। तो क्लियरली ये पता चल रहा है बेटा कि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसमें, ठीक है। चलिए, आपका कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो है वो डीमर्जर को भी इंक्लूड करता है। अब ये डीमर्जर क्या आ गया सर? सपोज ये एक कंपनी है हमारी, ये कैसी कंपनी है? ट्रांसफरर कंपनी है, यानी ये खत्म होने वाली है, ठीक है। इसके काफी सारे एसेट्स हैं, ये देखिए इसके सारे अलग अलग अंडरटेकिंग्स और एसेट्स हैं, ठीक है। नाउ अब इसने क्या करा? अपनी ये 2 एसेट्स को क्या कर दिया? दे दिया बी को, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या ए खत्म हो गई? क्या ट्रांसफरर कंपनी क्या पूरी खत्म हो चुकी है? फुर्ती से बताइए। नहीं, ये अभी भी सरवाइव कर गई। क्यों? क्योंकि इसने सर अपनी पूरी की पूरी एसेट्स नहीं ट्रांसफर करी है। तो यही डीमर्जर होता है बेटा। अगर एक ऐसी कंपनी, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी, जो अपनी 1 और मोर अंडरटेकिंग जो है वो क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है, लेकिन स्टिल उसके पास क्या बच जाता है? अंडरटेकिंग्स बच जाती हैं। तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाती है? डीमर्ज्ड कंपनी कहलाती है। और उसको क्या मिलते हैं? शेयर्स एंड एसेट्स वगैरह मिलते हैं, चलेगा, ठीक है। सेकंड, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रॉपर कंप्लाई करना पड़ेगा एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, एंड इन द बुक्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी। अब क्या क्या एंट्रीज होंगी ये अपन देख रहे हैं। तो डीमर्ज्ड कंपनी के अंदर जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगी वो ट्रांसफर हो जाएंगी। किसको? ट्रांसफरी कंपनी को। कितने रुपए के अंदर? सेम वैल्यू जो अपीयर हो रही है डीमर्ज्ड कंपनी के बुक्स के अंदर, ठीक है। और जो भी डिफरेंस है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, वो क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, या फिर आपको डेबिट करना पड़ेगा गुडविल के अंदर, ठीक है। हम तो कह ही रहे हैं कि बिल्कुल सेम टू सेम के अंदर जाएगा, बट स्टिल कोई भी डिफरेंस अगर होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो वो क्या क्रेडिट कर दोगे आप? कैपिटल रिजर्व के अंदर क्रेडिट कर देंगे, या फिर डेबिट कर देंगे गुडविल के अंदर। बात करते हैं रिजल्टेंट कंपनी की बुक्स के अंदर क्या दिखाई देगा। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं डीमर्ज्ड कंपनी की, वो ट्रांसफर हो जाएंगी बिल्कुल सेम वैल्यू के अंदर, विदाउट कंसिडरिंग एनी रिवैल्यूएशन और राइटिंग ऑफ एसेट्स। यानी जितना उसके बुक्स के अंदर एसेट्स लिखी हुई थी उतनी ही कीमत की अब हमारी हो जाएंगी। शेयर्स इशू किए जाएंगे, यस और नो? हाँ, शेयर्स कंपनसेशन दे रहे ना हम। शेयर्स इशू करे जाएंगे एंड शैल बी क्रेडिटेड टू द शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। एंड अगर कोई एक्सेस ऑफ डेफिसिट है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, या डेबिट कर दिया जाएगा गुडविल के अंदर। बेसिकली आपको एंट्रीज के इम्पैक्ट दिखाती हैं कि अगर डिमर्ज्ड कंपनी अपने एसेट्स ट्रांसफर करती है तो दोनों कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक सर्टिफिकेट ले लेना चार्टर्ड अकाउंटेंट से,
है ना, और उसको सबमिट करना पड़ेगा अपने को ट्राइब्यूनल में, ये इफेक्ट दिखाने के लिए कि सर हमारी डीमर्ज्ड कंपनी और रिजल्टिंग कंपनी ने सारी की सारी कंडीशंस फॉलो की हैं। डीमर्ज्ड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है बेटा जहां पर वो कंपनी आफ्टर द मर्जर क्या करती है, सर्वाइव कर जाती है ना, इसीलिए अभी भी ये दिख रही है। ठीक है, चलिए, सो डीमर्ज्ड कंपनी का आपका टॉपिक खत्म हुआ। सेक्शन आते हैं अपन 233 पर। सर इसके अंदर भी हम मर्जर और अमलगमेशन कर रहे हैं, ऊपर भी हम मर्जर अमलगमेशन कर रहे थे, लेकिन बेटा यहां पर हम सर्टेन कंपनीज का कर रहे हैं, यानी कि कुछ अलग तरह की कंपनीज। आइए देखते हैं कैसी कंपनीज हैं ये। जैसे कि दो या उससे ज्यादा स्मॉल कंपनीज आपस में क्या करना चाहती हैं, अगर मर्जर अमलगमेशन करना चाहती हैं तो उनको 233 के अंदर करना पड़ेगा। ये एक्चुअली शॉर्टकट है, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता सेक्शन 232 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, या फिर बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी समझते हो, जिसके 100% शेयर्स किसके पास हैं, होल्डिंग के पास हैं। एक बच्चा कहना चाह रहा है डीमर्जर में आरओसी को फाइल नहीं होगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ सीए? नहीं बेटा, नहीं होगा, हम ट्राइब्यूनल को कर रहे हैं। ये देखिए ना, is to be submitted to the tribunal to the effect that both the merged and demerged company complied with the conditions as above and accounting treatment prescribed in this rule। हम ट्राइब्यूनल को यहां पर सबमिट कर रहे हैं, रजिस्ट्रार को क्यों करेंगे, आपको ऐसा क्यों लगता है? आई डोंट नो, क्योंकि ट्राइब्यूनल ने अगर ऑर्डर दिया है आपके स्कीम का, डीमर्ज्ड का, तो हम ट्राइब्यूनल को बताएंगे ना कि भाई हमारी कंपनी ने अकॉर्डिंगली काम किया गया है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए इस वाले पॉइंट के अंदर आ रहा हूं बेटा मैं। ये जो आप कंपनीज देख रहे हो, ये ऐसी कंपनीज देख रहे हो जहां पर ज्यादा कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द होल्डिंग कंपनी, मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, व्हाट इज द स्मॉल कंपनी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 85। ओके, सो मुझे नहीं लगता अपने को वापस डिस्कस करने की जरूरत है इसके अंदर। व्हाट इज द सब्सिडरी कंपनी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटो फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, सो हम यहां पे स्किप कर रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आता है, आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नाउ मर्जर ऑफ स्मॉल कंपनीज, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, यानी कि अपन जो ऊपर कैटेगरीज देखकर आए ना, उनका हम अब मर्जर कर रहे हैं सेक्शन 233 के अंदर। ओके, ये बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग द प्रोविजंस ऑफ 230 एंड सेक्शन 232, यानी कि 230 और 232 को छोड़कर हम हमारा क्या कर लेंगे, आराम से मर्जर अमलगमेशन कर लेंगे। किस किस के बीच में, दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज के बीच में, या फिर होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के बीच में, या फिर कोई दूसरी क्लासेस दे रखी हैं तो उसके बीच में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, ये देखिए, नोटिस जाएगा एक प्रपोज्ड स्कीम का, है ना। देखो बच्चों, ये प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, सबका फोकस यहां पे होना चाहिए, वरना समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए हम प्रपोज करेंगे एक स्कीम, ठीक है, उसका नोटिस भेज देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनवाइट कर सकें ऑब्जेक्शंस और सजेशंस। अच्छा, किस किस को भेजेंगे ये नोटिस, रजिस्ट्रार को, ऑफिशियल लिक्विडेटर को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है मेरे ख्याल से, नहीं दे रखा क्या अभी, चलो ठीक है आएगा। तो रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को देंगे कहां पे, जहां पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है। कितने दिनों में, 30 डेज में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है हमारा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, कौन कौन देगा, ट्रांसफरर कंपनी भी देगा और ट्रांसफरी कंपनी भी देगा, दोनों के दोनों देंगे, ऑफिशियल लिक्विडेटर को एंड रजिस्ट्रार को। चलिए सेकंड, द ऑब्जेक्शंस एंड द सजेशंस रिसीव्ड एंड कंसिडर्ड बाय द कंपनीज इन रेस्पेक्टिव जनरल मीटिंग, यानी कि अगर आपको रजिस्ट्रार से या ऑफिशियल लिक्विडेटर दैट इज ओएल से अगर कुछ आपको ऑब्जेक्शंस या फिर सजेशंस आते हैं, तो आप उसको कंसिडर करोगे जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है, और फिर बाद में स्कीम को करोगे अप्रूव मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, कितना परसेंट चाहिए पड़ेगा, एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि अगर आपकी स्मॉल कंपनी से आप कर रहे हो,
या फिर होल्डिंग और होली ओन्ड सब्सिडरी कर रहे हो, या एनी अदर क्लास एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, तो इसके अंदर स्कीम को अप्रूव करने के लिए आपको कितना परसेंट की मेजोरिटी चाहिए? एटलीस्ट 90%। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, कितना? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का। चलेंगे? ठीक है। नाउ हर वो एक जो कंपनी है, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी, वो जो है वो फाइल करेंगी एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब कि हमारे पास इनफ पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और उसको फाइल कर देना है अपने को रजिस्ट्रार को, जहां पर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहता है। ये लीजिए सी पॉइंट, अगर हमारी स्कीम अप्रूव्ड हो गई बाय मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग द 9/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। मुझे बताओ 9/10 का मतलब परसेंटेज में कितना आएगा बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9/10 को अगर परसेंटेज में निकालेंगे? 9% आएगा ना? 90%? ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार तुम? कोई तो गलत जवाब दो। कोई भी नहीं गलत जवाब नहीं दोगे क्या? ये देखो 9 बोल दिया, एक ने 9 बोल दिया, ठीक है, ठीक है, तो 9 गलत है, 90% होता है 9/10, ठीक है। सो 9/10 आपको मिला है, जो कि अपन ऊपर यहाँ पे देख चुके हैं ना, एटलीस्ट 90%, ठीक है। सो उस केस के अंदर आपको मिलता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप एक मीटिंग कन्वे करेंगे, जिसके अंदर आप नोटिस देंगे 21 डेज का, जिसके अंदर आप ये पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स वगैरह के रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फॉलोज विद रेस्पेक्ट टू सेक्शन 233 सब सेक्शन 1। सर रिपीट, इसके अंदर ये बोलता है कि जो स्कीम जो कि आपको अप्रूव्ड करनी है 9/10 वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स या फिर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स से, तो उसके लिए भी आपको एक मीटिंग कन्वे करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का नोटिस दोगे आप? 21 डेज का नोटिस आप देंगे, जब आपको क्रेडिटर्स से क्या करना है? स्कीम अप्रूव करवाना है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स के अंदर आती है बेटा वैल्यू। जो ऊपर वाला अपन कर रहे थे वो कर रहे थे अपन शेयर होल्डर्स से अप्रूव, जो यहां पर कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं क्रेडिटर्स से अप्रूव, ठीक है। हाँ पता है मुझे, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। चलिए आ रहा हूं मैं नेक्स्ट पर। ओके, नाउ फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन क्या बोलता है? होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है? होली ओन्ड सब्सिडरी आपको पता ही है कि 100% शेयर्स होल्ड करते हैं, वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। चलेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, आपको पता है कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना, हर एक कंपनी को फाइल करना पड़ता है स्कीम के अंदर, ठीक है, और आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोटिस ऑफ जो मीटिंग जो है, ठीक है, वो आप जो दे तो रहे हो मेंबर्स और क्रेडिटर्स को, लेकिन ओनली नोटिस ही नहीं, नोटिस के साथ काफ़ी कुछ जाता है, जैसे कि स्टेटमेंट जाता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर मेंशन कर रखा है सेक्शन 230 के सबसेक्शन 3 के अंदर स्टेटमेंट्स जाते हैं। सेकेंड, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जाता है, जो अपन ने अभी पढ़ा है। एंड थर्ड, कॉपी ऑफ द स्कीम जाता है। स्कीम मतलब मर्जर एंड अमलगमेशन बिटवीन द 2 और मोर कंपनीज। आई होप इट्स क्लियर। बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या? बताइए बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन सेक्शन 233 सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि आपकी जो सर ए पॉइंट रिपीट इसके अंदर ये बोलता है कि होली ओन्ड सब्सिडरी कौन होती है? तो जिसके अंदर आप 100% शेयर कैपिटल क्या करते हो? एक्वायर कर लेते हो, वो आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी आती है। बट एक्सेप्ट द शेयर्स हेल्ड बाय द नॉमिनी और नॉमिनीज। मेरे ख्याल से मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि अगर एक होली ओन्ड सब्सिडरी होती है तो फिर उस केस के अंदर, अरे बेटा सुन लो, अभी कॉन्सेप्ट खत्म ही कहाँ हुआ है, अब आपने छेड़ा है तो फिर अच्छे से सुनो, ठीक है। तो होली ओन्ड सब्सिडरी वो होती है जहां पे 100% आप शेयर्स कोई होल्ड करता है आपके। लेकिन अगर मेरे को एक बात बताओ, एक कंपनी के 100% अगर शेयर्स कोई दूसरा कंपनी होल्ड कर लेगी, तो फिर
एज पर द लॉ दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी के केस में कितने होने चाहिए, 7 लोग। ठीक है, तो इसको कंप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनीज अपॉइंट कर देते हैं। नॉमिनीज मतलब होते वो शेयर्स किसी और के हैं, लेकिन उसके बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन अपॉइंट हो जाता है, ताकि हम कंपनी की क्या कर सकें, स्टैट्यूटरी लिमिट क्या कर सकते हैं, कंप्लाई कर सकें। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी। आई होप निकिता क्लियर हो गया होगा अब आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए। ट्रांसफरी कंपनी टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्कीम अप्रूव्ड, ये बोलता है कि सेक्शन 233 सबसेक्शन 2 कि आप जो स्कीम अप्रूव हुई है ना आपकी, उसको आप क्या करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को और ऑफिशियल लिक्विडेटर को सेंड कर दो। ठीक है, कहां पर, जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके अकॉर्डिंगली आपके रजिस्ट्रार या ओएल को आप सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी इशू कर देगा अपना क्या, कंफर्मेशन ऑर्डर, अगर देर या कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है या कोई सजेशंस नहीं है। आपने रजिस्ट्रार को फाइल किया ना, ये देखिए लिखा हुआ है, इफ रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास कोई भी ऑब्जेक्शन और सजेशन नहीं है उस स्कीम के रिगार्डिंग, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रजिस्टर कर लेगी और इशू कर देगी एक कंफर्मेशन कि हाँ कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर ट्राइब्यूनल का कोई काम नहीं है बच्चों फिलहाल तो। ठीक है, वापस समझा रहा हूं, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को फाइल करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फाइल करना है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, अगर रजिस्ट्रार और ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोई दिक्कत नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन हुए तो फिर ऑब्जेक्शंस जो हैं वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को राइटिंग के अंदर भेजने पड़ते हैं। किसको, रजिस्ट्रार को एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को। कितने दिनों में, 30 डेज में। ठीक है, और अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करा जाता है तो मान लेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। यानी कि हमारे रजिस्ट्रार और ओएल अगर 30 दिन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस नहीं सेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो मान लेंगे कि उनके पास कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, चलो नाउ हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया ऑब्जेक्शंस और सजेशंस, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ओपिनियन है कि स्कीम जो है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर ये इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर नहीं है। तो ये एप्लीकेशन कर सकता है ट्राइब्यूनल के अंदर 60 दिनों के अंदर। कब से, जब आपको रिसीव हुई है स्कीम। ठीक है, तब से 60 दिनों के अंदर वो ट्राइब्यूनल के अंदर अपील कर सकता है कि सर ये ऑब्जेक्शंस बताएगा और रिक्वेस्ट करेगा कि ट्राइब्यूनल प्लीज इसको सेक्शन 232 के अकॉर्डिंगली आप लो। सेक्शन 232 जब अपन एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करते हैं मर्जर एंड अमलगमेशन के रिगार्डिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है ट्राइब्यूनल को कि सर ये जो आपके पास स्कीम गई है इसको आप सेक्शन 232 के अंदर कंसिडर करो, 233 के अंदर कंसिडर मत करो। चलेगा, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। ट्राइब्यूनल्स एक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी में आरओसी होगी। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ समझ नहीं पाया मैं, फुर्ती से बताओ, व्हाट इज योर डाउट। सीजी आरओसी है ना, सीजी यहां पे आरओसी नहीं है, यहां पर सीजी आरओसी नहीं है बेटा। आरडी, हाँ आरडी माइट बी पॉसिबल, हालांकि इसके अंदर क्लियरली बता नहीं रखा है कि व्हाट डज द सेंट्रल गवर्नमेंट मींस, बट यस प्रोबेबली रीजनल डायरेक्टर है इफ आई हैव टू टेक द चांस। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली रजिस्ट्रार तो डेफिनेटली नहीं है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार और ओएल को तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। अब आरओसी खुद को ही पोस्ट करके बताएगा क्या कि मेरे को क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो चीजें अलग है यहां पे। ठीक है, चलो ट्राइब्यूनल एक्शन सेक्शन 233 सब सेक्शन 5 वापस से। ओके, ये बात करता है एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ट्राइब्यूनल। देखिए बेटा, इसके अंदर हमारे रजिस्ट्रार और हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ऑब्जेक्शंस दिए। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शंस रिसीव भी कर लिए,
नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार आपकी ये जो स्कीम है ना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ना ही ये इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स है, तो फिर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 60 दिन के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल को क्या कर देगा, एप्लीकेशन फाइल करेगा और उसके अंदर ये रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्लीज इसको 232 के अंदर कंसीडर करो, 233 के अंदर कंसीडर मत करो। ठीक है, शायद दिनेश ने पूछा था मेरे से ये, बेटा दिनेश। ठीक है, चलिए, ट्राइब्यूनल्स एक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट्स एप्लीकेशन, यानी कि अब ट्राइब्यूनल क्या करेगी, तो उसके अंदर ट्राइब्यूनल क्या करेगी, रिकॉर्ड इन राइटिंग, मतलब राइटिंग में लिखेगी और उसकी भी अगर ये ओपिनियन है कि हाँ ऐसा ही है तो वो कंसिडर कर लेगी और सेक्शन 232 के अंदर अपने उसके अंदर ले लेगी और उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगी, ऑर्डर देगी। ठीक है, वो बोलेगी कि हाँ भाई अब तो ये 232 के अंदर आता है तो आपको सेक्शन 232 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ठीक है, और वो कोई भी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर देगी उस स्कीम को। ठीक है, नेक्स्ट, रजिस्ट्रार हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन ओवर द ट्रांसफरी कंपनी हैज टू बी कम्युनिकेटेड। तो आपके जो ऑर्डर मिल गया ना कंफर्मिंग द स्कीम, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी स्कीम कंफर्म कर दी, तो उसकी एक कॉपी जो है आपको रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, वो रजिस्ट्रार जिसका ज्यूरिसडिक्शन है ट्रांसफरी कंपनी के पास, एंड द पर्सन कंसर्न्ड एंड द रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द स्कीम एंड इशू द कंफर्मेशन देयरऑफ। यानी कि जो ट्रांसफरी कंपनी है उस कंपनी पर जिस रजिस्ट्रार का ज्यूरिसडिक्शन है उसको आप फाइल करेंगे कॉपी ऑफ स्कीम। ठीक है, कि हमारी सर अप्रूव हो चुकी है, ये लीजिए। ठीक है, और रजिस्टर क्या करेगा, उसको रजिस्टर कर लेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हम ट्रांसफरर कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भी भेजेंगे सेम, यानी दोनों कंपनी के रजिस्ट्रार को हम बताएंगे कि हमारी स्कीम क्या हो गई है, अप्रूव हो गई है। इफेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, आपको पता ही है जब मर्जर और अमलगमेशन हो जाता है तो फिर क्या होता है, यानी हमारी ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है बेटो, खत्म हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, विदाउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगी। और क्या इफेक्ट है इसके, देखिए जितनी भी ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं ट्रांसफरी कंपनी को, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जो भी चार्जेस हैं ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के ऊपर, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके पास जा चुकी है, ट्रांसफरी कंपनी के पास जा चुकी है। जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स थी बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर कंपनी वो अब किसकी मान ली जाएंगी, बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी, है ना। यानी कि सारे सुख दुख किसने ले लिए, ट्रांसफरी कंपनी ने ले लिए। तो सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफरी कंपनी की, सारी लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी की। अगर प्रॉपर्टी पे चार्जेस है अब वो किसके, ट्रांसफरी कंपनी के। अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है बाय और अगेंस्ट वो किसके हो गए, ट्रांसफरी कंपनी के। ठीक है, और आप क्या करते हो, परचेज ऑफ शेयर करते हो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के या सेटलमेंट करने के, तो उसके अंदर आपको क्या रहेगा, एक्सटेंट इट इज अनपेड स्टिल बिकम द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। यानी कि आप कुछ पेमेंट करते हो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, और अगर पैसा कुछ बच जाता है तो वो लायबिलिटीज किसकी हो जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी की हो जाती है। ठीक है, चलिए आई होप, बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या। बहुत सिंपल सी बातें पढ़ रहे बच्चों अपन। ठीक है, चलिए, ट्रांसफरी कंपनी नॉट टू होल्ड द शेयर्स ऑन इट्स ओन नेम और ट्रस्ट, यह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफरी कंपनी जो है वो अपने नाम से या अपने ट्रस्ट से शेयर्स होल्ड नहीं करेगी और उसको वो कैंसिल करेगी एंड एक्सटिंग्विश कर देगी आपकी पूरी स्कीम कंप्लीट होने के बाद। चलेगा, चलिए, ट्रांसफरी कंपनी टू फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार अलोंग विद द स्कीम रजिस्टर्ड, यानी कि हमारी जो ट्रांसफरी कंपनी है ना वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगी रजिस्ट्रार को कि सर ये देखिए ये हमारी स्कीम रही, बहुत बढ़िया बात है। नाउ स्कीम से आपकी क्या होगी, रिवाइज्ड होएगी ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या होएगी, क्या, यस, अरे ट्रांसफरर कंपनी की सारी कैपिटल उसमें चली गई ना, तो फिर होएगी, और वो पे करेगी, वो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी,
पे करेगी फीस रिवाइज्ड कैपिटल का। बस आप यहां तक कर लीजिए, इतना बहुत है आपके लिए। ठीक है, वापस से बताऊं एक बार, बहुत बाय कंफ्यूजन हो रहा है। ये बाय क्या होता है? बाय कंफ्यूजन हो रहा है कब रजिस्टर कब ट्राइब्यूनल क्या क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपको चैप्टर को एक बार पढ़ना पड़ेगा। कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि अपने अपन प्रोविजंस पढ़े हैं सेक्शन 230 के, ठीक है, जहां पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या फिर अरेंजमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 232 के, ठीक है, जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, मर्जर अमलगमेशंस, एंड 233 के अंदर जहां पे स्मॉल कंपनीज वगैरह अपना काम कर रही हैं। तो सबके अलग अलग प्रोसीजर हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको कोई समझ में नहीं आता है तो बताइए। सेक्शन 233 सब सेक्शन 10, ओके। इसके अंदर बेटा ये है कि ट्रांसफरी कंपनी के पास जो शेयर्स हैं ट्रांसफरर कंपनी के, वो अपने नाम पर होल्ड नहीं करेगी, ना ही वो किसी ट्रस्ट को देगी, और आपका पूरा जो काम हो जाता है उसके बाद क्या करना है, आपको उसको कैंसिल करना है या फिर एक्सटिंग्विश करना है। एक्सटिंग्विश मतलब नेस्तनाबूद, खत्म कर देना है। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा सबसेक्शन है जो कि अपन ऑलरेडी प्रीवियस सेक्शन के अंदर भी पढ़ के बेटा आ चुके हैं। ठीक है, चलिए सबसेक्शन 11 में कंप्लीट करवा ही चुका हूं, और इसके साथ आपका खत्म होता है यहां पर सेक्शन 233। नेक्स्ट अपन आते हैं, अब बेटा सेक्शन बहुत छोटे छोटे हैं, जो आपका मेन एफर्ट था वो इन 3-4 सेक्शंस के अंदर लग गया, अब ज्यादा नहीं है। ठीक है, नाउ मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ कंपनी विद द फॉरेन कंपनी, यानी कि कैसा हो सकता है कि एक फॉरेन कंपनी जो है वो हमारी कंपनी के साथ मर्ज हो सके? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रायर अप्रूवल लगती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, अगर उसको हमारे इंडिया की कंपनी के साथ क्या होना है, मर्ज होना है, एंड वाइस वर्सा, या फिर हमारी कंपनी को उसके साथ मर्ज होना है तो भी आरबीआई की अप्रूवल लगेगी, चलेगा। ठीक है, बात करेंगे कंसिडर पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन की, शेयर होल्डर्स ऑफ ए मर्जिंग कंपनी इन कैश और इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, या फिर पार्टली इन कैश कर लो या फिर पार्टली इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स कर लो। मतलब ये कह रहा है कि जब आपकी एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाएगी तो उसको कुछ कंपनसेशन देते हैं अपन, हाँ पता है हमको। तो आप कैसे दोगे? या तो आप कैश में दे दो या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू कर लो। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? ये एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बिहाफ पर आप क्या करते हैं, शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो या तो पूरा का पूरा पेमेंट आप कैश में दे दो, या फिर पूरा का पूरा डिपॉजिटरी रिसिप्ट में दे दो, या फिर पार्टली इन कैश और पार्टली इन डीआर, जैसे चाहे वैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, फॉरेन कंपनी क्या होती है ये मेरे ख्याल से आपको पता है, हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर स्पेशल चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, सेक्शन 234 सब सेक्शन 1 ये बात करता है कि प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड मुतातिस मुतंडिस एप्लीकेबल होगा कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में। यानी कि ये बोलता है कि अगर कोई दूसरा लॉ अदरवाइज नहीं बोलता है तो उस केस के अंदर ये जो पूरा चैप्टर है वो एज इट इज अप्लाई होगा कंपनी और फॉरेन कंपनी के मर्जर और अमेलगमेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ रूल्स बना सकता है जो कंपनी और फॉरेन कंपनी को मानना पड़ेगा। बताइए, ये सेक्शन 234 खत्म हो गया, कोई डाउट है इसमें? बताइए बच्चों, नहीं? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन सेक्शन 235। इसके अंदर क्या कहता है ये कि पावर टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ अ शेयर होल्डर डिसेंटिंग फ्रॉम द शेयर्स स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड बाय मेजोरिटी। ये तो हम कई बार पढ़ के आ चुके हैं कि सर अगर कोई भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स होता है तो उस केस के अंदर हमारे जो एक्वायरर या फिर जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उनके शेयर्स खरीद लेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के, और उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग है फ्रॉम द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर जो 9/10
इन वैल्यू से जो कम नहीं है होल्डर ऑफ शेयर्स, वो क्या करेंगे, वो नोटिस देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को कि हम क्या कर रहे हैं, आपके शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, आपको पैसा देंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को और रवाना कर देंगे। ये अपन ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बेटा ये सेक्शन, ठीक है, कई बार इसका रेफरेंस आया है। चलिए नेक्स्ट आता है अपना परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। माइनॉरिटी मतलब जो कम है, मेजोरिटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर बात करते हैं कि हमारे जो एक्वायरर हैं यानी कि मेजोरिटी वाले शेयर होल्डर्स, वो कर सकते हैं ऑफर माइनॉरिटी वालों को कि हम आपके शेयर्स बाय कर रहे हैं। बेटा ये बरिंग नहीं है, बाइंग है, ठीक है। आर इसमें से डिलीट कर दीजिएगा, ओके। तो हमारी जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो बोल सकते हैं उनको कि हम आपके शेयर्स क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डिपॉजिट कर देंगे अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स जो भी हम एक्वायर कर रहे हैं, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर होएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करते हैं सेक्शन 236 के अंदर। इसका रेफरेंस भी बता रखा है कि कहां कहां पर हम पढ़ के आ चुके हैं। सेक्शन 230 के सबसेक्शन 7 की क्लॉज ई के अंदर हमने पढ़ा है कि हमारी ट्राइब्यूनल जो है वो नेसेसरी स्टेप्स लेती है डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दिलवाने के लिए। या फिर सेक्शन 232 सब सेक्शन 3 क्लॉज एच सब क्लॉज बी के अंदर भी आपको दे रखा है कि एग्जिट रूट दिया जाता है ट्रांसफर कंपनी के लोगों को, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका काम। एक और सेक्शन 237 ये बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द अमलगमेशन ऑफ कंपनीज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये क्या बात कर रहा है, यहां पर सपोज ए कंपनी है एंड बी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ इन दोनों को मर्जर नहीं करना, आराम से अपने में आप में खुश हैं ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ना आप दोनों मर्जर कर लो, यानी कि जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं इनकी, यस और नो। तो इस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं हम ये देखेंगे इसके अंदर, चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों मर्जर नहीं करना चाह रहे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि आप मर्जर कर लो। क्यों, क्योंकि सबकी भलाई है इसमें ही, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर इशू करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेटे के अंदर कि भाई ए कंपनी और बी कंपनी कृपया करके मर्ज कर लें, ठीक है, और सिंगल कंपनी हो जाए, चलेगा। और अरेंज मैरिज हाँ आप बोल सकते हो, ठीक है। कम से कम आजकल अरेंज मैरिज में, चलो छोड़ो यार अपन ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं। तो फिर इस केस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज, प्रिविलेजेस, या जो भी लाइबिलिटीज, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑर्डर के अंदर बोलेगी, ठीक है, कि आप कैसे कैसे करेंगे, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो शादी करवा रही है इन दोनों की, या सुन लो, तो फिर भुगतो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही भुगतेगी फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। बात करता है कि आपके अगर कोई कंटिन्यूएशन चल रहा है, वही वाली बात है बेटा पीछे वाली जो अपन पढ़ के आए हैं, मैंने कहा था ना इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर या मर्जर, जिसके अंदर आप पर अगर कोई चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, वो सेम टू सेम किसके अंदर चली जाएगी, उसके पास चली जाएगी, ट्रांसफरी कंपनी के पास चली जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी इफेक्ट देता है मर्जर एंड अमलगमेशन को, वैसे ही, ठीक है। इसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी रहती है इस सेक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे होके बोला है कि भैया आप क्या करो, अपना मर्जर अमलगमेशन कर लो, चलेगा। अब इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बोलता है कि ध्यान से सुनना बेटा, ये सपोज अपना ट्रांसफरर है, TOR है ना, दैट इज ट्रांसफरर कंपनी, और ये क्या है, ट्रांसफरी कंपनी। अब मुझे एक बात बताओ, ट्रांसफरर कंपनी के जो शेयर होल्डर है, जिसका राइट है इसके अंदर, ठीक है, उसका बिल्कुल सेम टू सेम राइट होना चाहिए इसके अंदर भी। बोलो हाँ कि ना फुर्ती से। हमारा जो ट्रांसफरर कंपनी का जो शेयर होल्डर है, जिसका इस पे राइट है, जितना राइट है, मतलब जिस एक्सटेंट पर राइट है, सेम टू सेम
इस पर राइट होगा, बिल्कुल होगा, हाँ। तो यही बोल रहा है कि सेम इंटरेस्ट रहेगा सर, जितना ट्रांसफरर कंपनी के अंदर था ना उतना ही ट्रांसफरी कंपनी के अंदर भी रहेगा, ठीक है। बट अगर आपका इंटरेस्ट और राइट क्या हो जाता है ट्रांसफरी कंपनी के अंदर लेस देन है जितना आपका ओरिजिनल कंपनी के अंदर था, यानी कि वापस बता रहा हूं मैं, यानी इसके अंदर सपोज 10% था आपका इंटरेस्ट, है ना, इसके अंदर कितना हो गया, इसके अंदर भी कितना होना चाहिए था आपका 10% होना चाहिए था। नाउ अभी आपको 10% नहीं दे रहे हैं, अभी आपको 8% दे रहे हैं, ये तो घोर अनर्थ हो गया, गलत हो गया ये तो। अब क्या करें, तो फिर इस पर्सन को क्या मिलेगा बेटा, कंपनसेशन मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है एंटाइटल टू द कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि आपको कम मिला है ना, इसलिए, ठीक है। तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, कितना, जितना अथॉरिटी बोलती है। यहां पर अथॉरिटी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जितना भी अथॉरिटी बोलती है, ठीक है, कि भाई इतने % पे आपको इतना मिलेगा, और वो जो कैलकुलेशन है वो ऑफिशियल गैजेटे के अंदर पब्लिश कर दी जाएगी, और जो कंपनसेशन जो भी कैलकुलेट होगा वो पे कर दिया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है, बोलो बच्चों फुर्ती से। बताइए बच्चों, इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन अपील टू ट्राइब्यूनल। अपील टू ट्राइब्यूनल का क्या मतलब है भाई, ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी, हाँ ऑफ कोर्स ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी, और कौन पे करेगा, यस ट्रांसफरी कंपनी पे करेगी। क्योंकि देखो बेटा, अपन वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं, हमारे भाई साहब को 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन आपने कितना दिया, 8% इंटरेस्ट, तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, वो 2% का कंपनसेशन दे देगी हमारे मेंबर और क्रेडिटर को, जो भी ट्रांसफरर कंपनी के अंदर थे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट पे बेटा समझोगे ना, मैं कह रहा हूं रटने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, हाँ सही बता रहा हूं, आप लॉजिकल पॉइंट पे समझो, जहां पर रटे तो वहां पे एक ना एक दिन भूलोगे, ठीक है। सो मेरा तो यही फंडा है। चलिए, अपील टू ट्राइब्यूनल ये बोल रहा है कि अगर आपको कंपनसेशन की कैलकुलेशन से कोई दिक्कत है, ये देखिए लिखा हुआ है असेसमेंट ऑफ द कंपनसेशन, यानी कि आपको ऐसा दिक्कत है कि यार मेरे को तो ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, मेरे को तो कम पैसा मिल रहा है, तो फिर उस केस के अंदर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है ना, तो वो 30 दिनों के अंदर, कब से, डेट ऑफ पब्लिकेशन से, यानी कि जब वो कंपनसेशन क्या हुआ कैलकुलेट करके ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश हुआ, उस ऑफिशियल गैजेट की पब्लिश होने के दिन से 30 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। देखिए ऑफिशियल गैजेट लिखा भी है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। सो ऑफिशियल गैजेट में जैसे ही पब्लिश हुआ उसके 30 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल के अंदर फाइल कर दो, ठीक है। देयर अपॉन द असिस्टेंस ऑफ द कंपनसेशन शैल बी मेड बाय द ट्राइब्यूनल, और जैसे ही ट्राइब्यूनल के अंदर आपने अपील करी, नाउ अब कंपनसेशन का कैलकुलेशन ट्राइब्यूनल करेगा, अब अथॉरिटी नहीं करेगी। बताइए, अपील टू ट्राइब्यूनल क्लियर है क्या? यस, चलो। कंडीशंस फॉर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 237, यानी कि आपको 237 के अंदर ऑर्डर तभी मिलेगा जब आप ये चीजें कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि अ कॉपी ऑफ द प्रपोज्ड ऑर्डर जो है आपको सेंड करनी पड़ेगी हर एक कंपनीज कंसर्न। मेरे को एक बात बताओ, मर्जर के लिए कौन बोल रहा है, कंपनी बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है। अरे तो कंपनीज को पता चलना चाहिए ना कि हमारा जोड़ीदार कौन है, कि हम किसके साथ मर्ज हो रहे हैं, यस और नो। तो सबसे पहले आपको जो प्रपोज्ड ऑर्डर है ना, वो बाकी दोनों कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। अगर आप इनको सेंड नहीं करते हो तो आप उसका ऑर्डर भी पास नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप इट्स क्लियर। बी पॉइंट, द टाइम फॉर द प्रेफरिंग ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 4 हैज एक्सपायर्ड, यानी कि अगर आपका अपील का टाइम एक्सपायर हो जाता है, कौन सा अपील, वो जो अपन ट्राइब्यूनल के अंदर अपील कर रहे थे ना, वो वाला अपील, या तो वो एक्सपायर हो गया हो, या फिर अगर अपील करी गई है तो अपील क्या हो गई है, फाइनली डिस्पोज ऑफ हो गई है,
यानी अपील या तो करी नहीं है तो आप ऑर्डर दे दो, या फिर अगर अपील कर दी तो ट्राइब्यूनल ने जब उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया तो फिर आप ऑर्डर दे सकते हो, उससे पहले ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कंसिडर्ड एंड मेड सच मॉडिफिकेशंस इफ एनी इन द ड्राफ्ट ऑर्डर एज मे डीम फिट इन द लाइट ऑफ सजेशंस और ऑब्जेक्शंस विच मे बी रिसीव्ड फ्रॉम इट फ्रॉम एनी सच कंपनी। रुक जाओ, यहां तक रुक जाओ। अपन ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा है बच्चों कि कंपनी को हम ड्राफ्ट ऑर्डर देंगे, यस तो कंपनीज डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुस्खे निकालेंगी, है ना, या कंपनी कुछ ना कुछ दिक्कत देगी कि अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा हार्श है ना। तो उनके सजेशंस और ऑब्जेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के अंदर क्या करेगी, मॉडिफिकेशंस कर देगी। ठीक है, चलिए, विद इन सच पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फिक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक टाइम फिक्स कर देती है कि भैया इतना टाइम दे रहे हैं आपको, इसके अंदर आप बता दो अगर कोई दिक्कत वगैरह है तो, अगर कोई दिक्कत है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो टाइम कितने से कम नहीं होना चाहिए बेटा, 2 मंथ से, है ना, जब कंपनी को वो कॉपी रिसीव होती है, चलेगा। या फिर कोई शेयर होल्डर्स या फिर उस कंपनी का जो क्रेडिटर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शंस और सजेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट चीज है, आपको ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर रखना पड़ेगा। सर क्यों रख रहे हैं अपन, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया है ना ये अरेंज मैरिज, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बड़े बुजुर्गों में लेकर जाएगी और क्या, है ना। तो आप जैसे ही ये ऑर्डर पास करते हैं उस केस के अंदर आपको कहां पे रखना पड़ता है, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर वो ऑर्डर रखना पड़ता है, चलेगा। ओके, अच्छा, ऑब्जेक्शन हो तो क्या मर्जर या अमलगमेशन रुक सकता है? बेटा रुकेगा नहीं, मॉडिफाई जरूर हो जाएगा, आप रोक तो नहीं सकते, रोक तो किसी हालत में नहीं सकते आप। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ठीक है, क्या थोड़े पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है ना, इस कारण से। क्या कंपनसेशन असेस, एक बच्चा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कंपनसेशन असेस बाय ट्राइब्यूनल इज बाउंड अंडर सेक्शन 237 सबसेक्शन 4? नहीं, इसके लिए ट्राइब्यूनल किसी के भी ऊपर बाउंड नहीं है, ट्राइब्यूनल अपने हिसाब से करेगा, इसका किसी भी सेक्शन के साथ रेफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्राइब्यूनल जो भी कंपनसेशन असेस करेगा वो अपने हिसाब से करेगा। ठीक है, चलिए ये वाला सेक्शन आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये वाला सेक्शन आपके, नहीं सर जो रहेगा पता नहीं, एक मिनट देखते हैं वो फाइनल हो गया क्या, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं सर, जो करेगा वो फाइनल होगा क्या? ट्राइब्यूनल जो करेगा वो फाइनल होगा। मतलब आप हायरार्की समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कंपनसेशन कैलकुलेट किया और उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया। अब किसी भी मेंबर को या कंपनी वगैरह को कोई समझ में नहीं आया, बोले अरे तो गलत है मेंबर या क्रेडिटर को, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, ट्राइब्यूनल के अंदर अपील कर देगा। ठीक है, अब ट्राइब्यूनल जो क्या करेगा, अपने हिसाब से कंपनसेशन असेस करेगा और जो वो असेस करेगा वो फाइनल होगा। ठीक है दिनेश, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं अपन बच्चों सेक्शन 239 पर। यह बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स एंड द पेपर्स ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, सेक्शन 239। यानी कि आपकी कंपनी का पूरा मर्जर और पूरा अमलगमेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चकाचक आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब आपको कितने साल तक उनको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बोलता है कि आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, किसको, उन डॉक्यूमेंट्स को जिसके चलते आपका क्या हुआ है, मर्जर अमलगमेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको प्रायर अप्रूवल अगर आपको मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, तो फिर आप कर दो। लेकिन क्या हो सकता है, बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ पर्सन टू एग्जामिन द बुक्स एंड पेपर्स और एनी ऑफ देम फॉर द पर्पज ऑफ एसरटेनिंग वेदर they contain any evidence of the commission of an offense in connection with the promotion or formation or management of the affairs of the transferor company or its amalgamation
और इट्स एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। समझ लो इसको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पर एक कंपनी क्या करना चाह रही है, मर्जर होने के बाद अपने मर्जर के सारे डॉक्यूमेंट्स को खत्म करना चाहती है। इतनी जल्दी क्यों है, सबसे पहले तो ये बताओ, रखने में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, सबसे पहले तो ये। दूसरा, आपको अगर खत्म करना ही है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल ले लो। ठीक है, नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जो कि आपके उन मर्जर और अमलगमेशन के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। ये चेक करेगा कि क्या उसके अंदर कोई एविडेंस तो नहीं है जो ये प्रूफ करते हो कि आप फ्रॉड कर रहे हो प्रमोशन या फॉर्मेशन या मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स के रिगार्डिंग। किसके? ट्रांसफरर कंपनी के, या फिर अमलगमेशन से रिगार्डिंग, या फिर एक्विजिशन ऑफ ए शेयर से रिगार्डिंग। अगर ऐसा प्रूव नहीं होता है कि हाँ भाई कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर हम आपको क्या बोल देंगे, आपको डिस्पोज करने की परमिशन दे दी जाती है। बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? सेक्शन 239। हाँ, बहुत सिंपल था, सिंपल, इजी पीजी जापानीजी, बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट सेक्शन कितना टफ है देखो, और कितना बड़ा है। सबसे बड़ा सेक्शन मिलेगा आपको ये, सेक्शन 240, लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द मर्जर अमलगमेशन, सेक्शन 240। यानी कि आपके जो ऑफिसर्स वगैरह हैं वो अगर मर्जर अमलगमेशन के अंदर कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो उस केस के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो बोलता है कि अगर कोई ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, किसका? ट्रांसफरर कंपनी का, प्रायर टू इट्स मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन शैल कंटिन्यू आफ्टर मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन। कॉन्सेप्ट समझो, ट्रांसफरर कंपनी खत्म हो जाती है, अब तो चैप्टर भी खत्म होने हो गया, अब तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, हुआ क्या, ट्रांसफरर कंपनी के अंदर कोई पर्सन था, उसने कोई डिफॉल्ट किया, और वो क्या बोलता है, बोले लो अब तो ट्रांसफरर कंपनी खत्म हो गई, तो अब तो मेरी कोई लायबिलिटी भी नहीं है। नहीं, लेकिन सेक्शन 240 बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ट्रांसफरर कंपनी के अंदर का कोई भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन के बाद भी वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा। ठीक है, बताइए क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? सेक्शन 240 क्लियर है? चलो, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। जो अपन ने ट्रेंड चालू किया है कि एवरी 2 डेज के अंदर अपन एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, सो ये भी चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर भी अपन स्टार्ट करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि दो दिन के अंदर ही खत्म हो सके। ओके, और कोई डाउट हो तो पूछिए, स्टिल वी हैव 2 मिनट्स टाइम, अदरवाइज मैं पूछता हूं आप लोगों से। लास्ट पॉइंट किसका? लास्ट पॉइंट बेटा, आप भी क्या मुझे पजल देते हो क्या कि सर अपने हिसाब से सॉल्व कर लो? लास्ट सेक्शन का लास्ट पॉइंट, ठीक है, सेक्शन 240 बोल देते बेटा, मैं वैसे समझा देता। देखिए समझिए, सेक्शन 240 के अंदर बोलता है कि अगर ट्रांसफरर कंपनी का कोई पर्सन ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि वो कुछ नॉन कंप्लायंस करता है, और वो कब किया उसने, प्रायर टू इट्स मर्जर, यानी कि मर्जर से, अमलगमेशन से या एक्विजिशन से पहले उसने कोई गलती करी, तो मर्जर, अमलगमेशन और एक्विजिशन के बाद भी वो क्या रहेगा, लायबल रहेगा। ठीक है, वो बच नहीं सकता, उसको पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है बच्चों, बताइए, इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए, सो और बताओ, और कोई डाउट हो तो। अच्छा मेरे को बताओ, होली ऑन सब्सिडरी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय होली ऑन सब्सिडरी? इतना टाइम लग रहा है?
बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? यस। ओके, सो आज का अपना लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत मज़ा आया अपने को कॉम्प्रोमाइज़, अरेंजमेंट्स, मर्जर, टेक ओवर्स, डी मर्जर्स के बारे में बात करने में, ठीक है, आप लोगों से। एंड कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या आप ही नेक्स्ट क्लास, हाँ आ गए सर, ठीक है, मैं उनको बता देता हूँ होस्ट। सर आप होस्ट हो गए हैं। ओके सर, वेलकम।